सपना अपने कॉलेज जा रही थी। तभी रास्ते में सपना को केशव नाम का लड़का मिलता है, जो सपना का रास्ता रोकता है और सपना से कहता है। हेलो जी, मैं जानता हूँ मैंने आपका रास्ता रोका और आपको ये अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन क्या करूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाया आपको रोकने से। खुद को रोक नहीं पाया? क्या मतलब है आपका? क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो क्या है ना जी, मैं आपको बहुत समय से नोटिस कर रहा था। वो मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। अच्छी लड़की देखी नहीं कि चले गए लड़की के पीछे पीछे उसे मनाने के लिए। अरे काम धंधा नहीं है क्या आपको? लड़कीबाजी करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हो। मैं कोई लड़कीबाजी नहीं करता। वो यहीं पास में ऑफिस है मेरा, तो मैं रोज आपको जाते हुए देखता हूँ और मैं भी उसी टाइम जाता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है आप काम भी करते हो? जी बिल्कुल, मैं यहाँ आपको यही बताने आया था कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा तो मुझे माफ कीजिएगा, दिल से सॉरी कहता हूँ मैं आपको। अरे अरे, माफी मांगने की क्या जरूरत है? आप तो मुझे पसंद करते हो ना, तो चलो एक काम करो, मेरे घर रिश्ता लेकर आओ और मेरी मम्मी को मना लो तुम, ठीक है ना? मम्मी को क्यों? अरे पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसके बाद मम्मी पापा का क्या है, उनसे तो बात हो ही जाएगी। हाँ, अभी तो बहुत समय है। रहने दो, आप जैसे लड़कों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। लड़की पटाने आ जाते हैं और जब बोल दिया कि मेरी और अपनी मम्मी को मना लो तो मुकर गए। बोलते हो कि हम दोनों एक दूसरे को पहले जान ले। जान तो मैं गई हूँ तुम्हें, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखा देना। सपना इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन केशव फिर भी नहीं मानता और हर रोज सपना से किसी न किसी बहाने से बात करने आ जाता है। एक दिन केशव सपना के कॉलेज के बाहर ही आ जाता है। सपना अपनी दोस्त मधु के साथ होती है। तभी केशव बोलता है। तो क्या सोचा आपने? आप मुझसे दोस्ती करना तो पसंद करोगी ना? अरे मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझे ना तुम्हारी दोस्ती चाहिए और न ही तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? मेरा पीछा छोड़ो ना। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और जब तक आपका ये फैसला बदलेगा नहीं तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा। और आपका गुस्सा ये तो जायज है। केशव वहाँ से चला जाता है। केशव के जाने के बाद सपना की दोस्त बोलती है। अरे यार, इतना अच्छा लड़का है, दिखने में भी अच्छी फैमिली का लग रहा है, और तू है कि भाव खा रही है। मान जाना, अभी तो लड़का पूछ भी रहा है, लेकिन बाद में नहीं पूछेगा कोई। यार मधु, तुझे क्या ही बताऊं, तू मेरी माँ को तो जानती है ना, उन्हें लव मैरिज से बहुत प्रॉब्लम है और केशव तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो बस अपनी माँ की वजह से पीछे हट रही हूँ, वरना मैं तो तैयार ही हूँ। तू हाँ तो कर, तेरी माँ भी देख लेगी ना कि लड़का इतना अच्छा है, तो क्या पता वो भी मान जाएंगी। तू भी ना अभी से ही आगे का सोच रही है। अब जब तक एक कदम नहीं बढ़ाएगी तब तक मंजिल कैसे मिलेगी? नहीं यार, मैं माँ को जानती हूँ और मुझे तो पता है वो कभी नहीं मान सकती, तो बाद में ज्यादा दुख हो, इससे अच्छा है ना कम दुखी सही है, वरना केशव को भी बाद में कितना बुरा लगेगा। सपना केशव से बस इसीलिए कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि वो अपनी माँ को जानती थी। और ये सब जब वो अपनी सहेली मधु को बताती है तो मधु तुरंत जाकर केशव को सारी बात बता देती है। केशव को सच पता चलता है तो वो तुरंत सपना के पास जाता है और बोलता है। मुझे पता ही था कि तुम भी दिल से मुझे पसंद करती हो, लेकिन बस बोल नहीं पाती। और बात रही तुम्हारी मम्मी की, उनको तो मैं मना लूंगा, तुम परेशान मत हो। मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं करने वाले हो। मेरी माँ को मनाने से तो रहे तुम, और बाद में तुम किसी और से शादी कर लोगे। मधु ने तुम्हें ये सब बातें बताई है ना? अरे मधु ने बताया तो क्या हो गया, अच्छा ही तो किया ना उसने। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी मम्मी को मैं मना लूंगा, और अगर तुम्हारी मम्मी नहीं मानी तो किसी और से भी मैं शादी नहीं करूंगा। केशव और सपना अब एक दूसरे के साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे थे। दोनों को साथ में कई समय हो जाता है और अब सपना की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। तो एक दिन सपना की माँ सरिता उसके लिए लड़के की तस्वीर लेकर आती है और सपना से कहती है। देख सपना, ये लड़का बहुत अच्छा है, परिवार भी काफी अच्छा है, कमाता भी सही है। मैंने इसी लड़के से तेरी शादी की बात चलाई है। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद सपना काफी परेशान हो जाती है और तुरंत केशव से मिलने के लिए जाती है और केशव को गले लगाकर रोने लगती है। क्या हुआ सपना, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मम्मी की तबीयत ठीक है? केशव, माँ मेरी शादी के लिए लड़के देख रही है। आज ही एक लड़के से रिश्ते की बात चलाई है, तो माँ जाओ ना, मम्मी से बात करो हमारी शादी के बारे में। अभी तो मैंने जॉब भी छोड़ दी, अब मैं कैसे आऊंगा बात करने तुम्हारे घर? अगर पूछ लिया तुम्हारी मम्मी ने मुझसे कि मैं क्या करता हूँ तो क्या बताऊंगा उन्हें?
सपना को परेशान देखकर केशव भी परेशान हो जाता है। उसकी मम्मी को मनाने के बारे में सोचने लगता है। एक बार सरिता बाजार से सब्जियां लेकर आ रही थी, तभी केशव बोलता है, अरे आंटी जी, आप कहाँ इस उम्र में इतनी भारी भरकम सब्जियाँ उठाओगी? लाइए, मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे भाई, हो कौन तुम जो चले आए हो मेरी मदद करने के लिए? मैंने आपसे मदद मांगी क्या? नहीं ना? तो आप कैसे करने आए मेरी मदद? हाँ जी आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने मुझसे मदद नहीं मांगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा आपकी मदद कर दूं। आप इतनी सारी सब्जियां अकेले कैसे ले जा पाओगी, इसलिए मैं आ गया। अपना काम करो, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। बड़े आए मदद करने के लिए। सही कहा था सपना ने। उसकी मम्मी को मनाना बहुत कठिन है। यहाँ तो उन्होंने एक सब्जी का थैला तक नहीं दिया उठाने को। बेटी का हाथ क्या खाक देंगी मुझे। केशव काफी घबरा गया था क्योंकि सरिता उसकी मदद नहीं लेती, लेकिन केशव हार नहीं मानता और अब बार बार सरिता की मदद के लिए आता रहता है। ये सब सरिता भी काफी नोटिस करती है। एक बार सरिता कहीं जा रही थी, तभी वो नाली में गिर जाती है और वो वहाँ पर देखती है कि केशव मदद करने आया है और सरिता को गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, तुम रोज किसी ना किसी बहाने से मेरी मदद करते रहते हो। काम कर लिया करो, मेरी मदद करने के पैसे नहीं मिलने वाले। कुछ काम करोगे उससे पैसे मिलेंगे। आंटी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं किसी खराब नियत से आपके पास नहीं आया आपकी मदद को। मैं सच में आपको मुसीबत में देखकर आपकी मदद के लिए आया था। बेटा जी, तुमसे उम्र में काफी बड़ी हूँ और जिंदगी की समझ भी तुमसे काफी ज्यादा है। इसीलिए मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। अगली बार कभी मेरे सामने आ गए ना तो पुलिस कंप्लेंट करवा दूंगी। सरिता की बात सुनकर वहाँ से केशव तुरंत चला जाता है। केशव सब कुछ देखकर चुप था, लेकिन सरिता इम्प्रेस नहीं हो रही थी। लेकिन केशव की बार बार मेहनत सपना भी देख रही थी, इसीलिए सपना को काफी बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद केशव अपनी माँ नीलम के साथ सीधा सपना के घर पहुँच जाता है और केशव को अपने घर देखकर सरिता कहती है, तू मेरे घर तक आ गया? तेरी इतनी हिम्मत? बहन जी, आप गलत समझ रही हो। मेरा बेटा कोई ऐरा गैरा नहीं है। ये तो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और इतने टाइम से आपको ही मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब आप नहीं मानी तो ये मुझे यहाँ पर आपके सामने आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए लेकर आ गया। शर्म नहीं आई? अपने झूठ में इस किराए की औरत को भी ले आया। बस करो माँ। अरे मुझे पता है कि आप हमेशा ऐसे ही घमंडी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से ऐसे बात करो। और हाँ, ये लड़का सही बोल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने ही बोला था केशव को कि मेरी मम्मी को मना ले, लेकिन आप कहाँ किसी और की खुशी देखोगी। यहाँ तक कि आपने समझने की कोशिश भी नहीं की। सपना के बोलने के बाद सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी और केशव की शादी के लिए राजी हो जाती है। एक रोज सुबह के समय पीहू हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी दोस्त स्वाति वहाँ आती है, जिसे देखकर पीहू गले लगते हुए कहती है, यार कितने टाइम बाद तुझे देख रही हूँ। और बता कैसी है तू? सच में मैंने तुझे बहुत मिस किया। मिस यू टू यार। अभी तो हनीमून से आते ही सबसे पहले तुझसे ही मिलने आई हूँ। अचानक रिश्ता तय हो जाना, शादी हो जाना, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। कुछ ठीक से बताने का टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं। वैसे मैं तुझे सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि अब तुझसे कभी बात ही नहीं करूंगी और ना ही मिलूंगी, लेकिन आज अचानक तुझे सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा गायब ही हो गया। चल छोड़ ये सब और बता, तू खुश तो है अपनी लाइफ में अपने पति के साथ? किसी चीज की कोई कमी या कोई परेशानी तो नहीं है ना तुझे अपने ससुराल में? नहीं यार, मैं अपने ससुराल में अपने घर वालों, अपने पति सबके साथ बहुत खुश हूँ। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा और बता, कैसी रही तेरी पहली रात? कोई शिकायत तो नहीं है ना अपने पति से? क्या तोहफा मिला पहली रात को? कैसी कटी तेरी रात? अच्छा जी, जो सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए वो सवाल तो मुझसे पूछ रही है। मुझसे पहले तो तेरी शादी हुई है। तू बता अपनी पहली रात की बात, कैसे रही तेरी पहली रात? यार तू मेरी पहली रात की बात ना कर ही मत। मेरी पहली रात गुस्सेल सास के साथ बीती, इसलिए मुझसे मेरी पहली रात की बात तो पूछ ही मत। क्या पहली रात गुस्सेल सास? मैं कुछ समझी नहीं। एक तो हम दोनों की शादी ऐसे अचानक तय हो गई और हो भी गई, ऊपर से ये तेरी बात।
मुझे सारी बात बता, मुझे सुनना है तेरी पहली रात की कहानी, प्लीज ना। ठीक है, अगर तुझे मेरी पहली रात की कहानी में इतना ही इंटरेस्ट है तो मैं तुझे शादी से लेकर अपनी पहली रात तक की सारी बातें बताती हूँ। सुन। पीहू दिल्ली के रहने वाली थी। पीहू अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। वो बहुत ही सिंपल और कम बोलने वाली लड़की थी। वो ज्यादातर समय ऑफिस के काम में ही बिताती थी। वो अपनी लाइफ में बिजी थी। एक रोज वो शाम के समय अपने ऑफिस से घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ मीरा और बुआ पम्मी कुछ लड़कों की फोटोज को एक दूसरे को दिखाते हुए बातें कर रहे हैं। तभी पीहू घर के अंदर जाकर हंसते हुए कहती है, बुआ, आप फिर आ गई लड़कों की फोटो लेकर। कभी तो खाली हाथ आ जाया करो, हमेशा मुझे भगाने की तैयारी में ही क्यों आती हो? बेटा, आती तो मैं हर बार यही सोचकर हूँ कि इस बार तेरा घर बसा कर जाऊंगी, लेकिन तू हर बार शादी के लिए मना कर देती है। आखिर कब तक तू शादी नहीं करेगी? क्या ऐसे ही बूढ़ी होने का इरादा है? नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है। आप तो मेरा स्वभाव जानती ही हो, ना मुझसे ऊंची आवाज में बात हो पाती है, ना ही मैं किसी से लड़ाई कर पाती हूँ। और शादी के बाद सास अपनी बहू से बहुत ज्यादा लड़ाई करती है और मुझे इन सब से बहुत दूर रहना है। हाय राम, क्या करूँ मैं इस लड़की का? एक बात बता, सास और सास के गुस्से से डर कर क्या तू कभी शादी नहीं करेगी? पागल लड़की, जरूरी नहीं है कि सबको ऐसी गुस्सैल सास मिले। मम्मी तुम इसकी बात मत सुनो, बहुत टाइम से मैंने इसकी सुन ली, अब मैं इसकी नहीं सुनने वाली। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा रिश्ता है तो बताओ और मीटिंग करवाओ, बात बनती है तो शादी करवा दूंगी। ये तो अपने ऑफिस के आगे कुछ और देखती नहीं है, लेकिन मुझे तो समाज देखकर चलना है ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ भाभी कि इसकी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, सभी अपने घर हैं। बस यही है जो शादी करने का नाम ही नहीं ले रही है। तू इसकी कोई बात मत सुन, मैं इसकी माँ हूँ, यही मेरी माँ है। अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो बोल। ठीक है भाभी, अब आपने बोल दिया है तो अब लड़के ढूंढने की तलाश में और तेज कर दूंगी। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही आपकी पीहू के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। पम्मी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ पम्मी अपनी भतीजी पीहू की शादी एक अमित नाम के लड़के के साथ करवा देती है। पीहू शादी करके अपने ससुराल पहुँचती है। तभी उसकी सास कावेरी आरती करके अपनी बहू पीहू का गृह प्रवेश करवाती है और शादी की बाकी रस्में करवा के उसे उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ घना अंधेरा था, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो पीहू को लेकर कमरे से बाहर जाती है और अपने घर शादी में आई लड़कियों को बुलाकर कहती है, तुम सब लोगों को आराम फरमाने और हंसी मजाक करने के सिवा और कुछ आता भी है या नहीं? मैंने तुम लोगों को दुल्हन के लिए कमरा तैयार करने के लिए बोला था, लेकिन तुम आलसी लड़कियों से वो भी नहीं हुआ। आंटी जी, घर में शादी का इतना काम था कि फुर्सत ही नहीं मिली। अब भाभी जी को कहीं और बैठाइए, तब तक हम इनका रूम तैयार कर देते हैं। आप गुस्सा मत करिए। गुस्सा ना करो, ये क्या बात हुई? गुस्सा करने वाली बात ही है। तुम लोगों को कोई भी काम सौंपो वो कभी पूरा ही नहीं होता। तुम लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना मारकर निकल जाती हो, उसके बाद वो काम भी मुझे ही करना पड़ता है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है या नहीं? बताओ, रात हो गई है, अब क्या मैं पूरी रात बहू को लेकर इधर उधर घूमती रहूं? इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। यार, ये मेरी गुस्सैल सास कितना गुस्सा करती है, बात बात पर इसकी नाक बन जाती है। अब लगता है मेरी पहली रात मेरी गुस्सैल सास के साथ ही बीतेगी। नहीं आंटी जी, आप बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम अभी भाभी का कमरा तैयार करते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब लड़कियां पीहू का कमरा तैयार करके उसे कमरे में बिठाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पीहू थोड़ी राहत की सांस लेती है। वो बेड पर बैठी दीवार का सहारा लिए आंखें बंद करके अपने पति अमित का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास कावेरी वहाँ आती है और कमरे की साज सजावट देखकर खुश हो जाती है, लेकिन कमरे में दूध का ग्लास ना देखकर वो अपनी बहू पीहू से कहती है, ये क्या बहू, तू अभी तक अपने पति के लिए दूध लेकर नहीं आई? तेरे कमरे में दूध का ग्लास तो है ही नहीं। माँ जी, बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे इस घर में आए हुए मुझे सालों बीत गए हों। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों किया, यार परेशान करके रख दिया। ऊपर से ये अमित जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। माँ जी, मुझे रसोई घर नहीं पता था, इसलिए नहीं लाई। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें अपनी पहली रसोई में कोई परेशानी ना हो। कावेरी इतना कहकर पीहू को अपने साथ रसोई में लेकर जाती है, जिसके बाद पीहू अपने पति के लिए दूध लेकर अपने कमरे में वापस जाती है और कावेरी अपने कमरे में निकल लेती है।
पीहू को इंतजार करते करते आधी रात निकल जाती है, लेकिन अमित कमरे में नहीं आता। थोड़ी देर बाद कावेरी की आंख खुलती है तो वो पानी लेने के लिए कमरे से नीचे आती है। तभी उसकी नजर अपनी बहू के कमरे पर जाती है, जहाँ वो पीहू को इधर उधर चलते हुए देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ बहू, तू अभी तक जग रही है? अमित आया नहीं क्या? नहीं माँ जी, वो अभी तक नहीं आए। मुझे चिंता हो रही है। लास्ट टाइम मैंने उनको अपने दोस्तों के साथ जाते हुए देखा था, सारी रस्मों के बाद। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर। मुझे लगता है वो अपने दोस्तों के घर थक कर सो गया है, अब सुबह ही आएगा। अब तू अकेली लेटेगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ लेटूंगी। अगर वो रात में आया तो मैं उसे वापस भगा दूंगी। तू भी जा, कपड़े चेंज कर ले और आराम से सो जा। कावेरी इतना कहकर आराम से जाकर बिस्तर पर सो जाती है और अपनी सास की बात सुनकर पीहू अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठकर अपनी रात गुजार देती है। तो ये थी मेरी पहली रात गुस्सैल सास की कहानी। अब तू ही बता, जब तू अपनी ऐसी बीती हुई पहली रात को याद करेगी तो तुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ बात तो सही है यार, पर तेरी पहली रात ऊपर से जुल्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सच में तेरी पहली रात अपनी गुस्सेल सास के साथ बड़ी ही बुरी गुजरी। पीहू और स्वाति की सारी बातें उनसे उनके पीछे खड़ी पीहू की सास कावेरी सुन लेती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आकर कहती है, बस करो बहू, और किस किस को अपनी पहली रात के किस्से सुनाओगी? तेरा हाल तो उस कहावत की तरह हो गया है कि घर की भेदी लंका ढाए। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात सुनकर पीहू अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। मृदुला शहर में रहने वाली एक अमीर लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा मूडी किस्म की थी। उसका मूड हर छोटी छोटी बात पर चेंज होता रहता था। वो कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करती तो दूसरे ही पल बहुत ज्यादा प्यार से बात करने लग जाती। एक दिन वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मूवी देखकर एक कैफे में बैठी होती है, जहां उसके सभी दोस्त चिल कर रहे होते हैं। तभी अचानक उसी कैफे में बैठे कुछ और लड़के, जिनमें से एक लड़के का नाम सुमित होता है, वो जोर से आवाज करके हंसने लगता है। ये सुनकर मृदुला को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धमकाने चली जाती है। हेलो मिस्टर, प्लीज थोड़ा धीरे हंसिए ना। मैम आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे यार दोस्त तो ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा, दोस्त तो मेरे भी हैं। उन्हें देखो, वो तो नहीं हंस रहे ऐसे रावणों की तरह। पब्लिक प्लेस है यार, थोड़ा तमीज से बिहेव करो। मैडम आप एक बात बताओ, आपको दिक्कत क्या हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे दिक्कत ये है कि बस मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं पता। ओ मैडम, बिना दिक्कत के आपको दिक्कत हो रही है तो ये आपकी दिक्कत है, हमारी नहीं। मृदुला वापस अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने बिना ही बात के इतना गुस्सा उस लड़के को दिखा दिया और वो उससे माफी मांगने के लिए चली जाती है। सुनिए, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए था। क्या बात है मैडम, अभी तो झांसी की रानी बनकर सवार हो रही थी, अब क्या हो गया? वो क्या करूं, मेरा मूड ही ऐसा है। आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं, चलो माफ किया आपको, पर आगे से जरा अपने मूड पर थोड़ा कंट्रोल रखना। इस तरह वो दोनों बात करते करते एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं और नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है और कुछ दिनों में उनका बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वो दोनों शादी करने का फैसला ले लेते हैं। मृदुला और सुमित दोनों ही अपने घर वालों को अपने इस फैसले के बारे में बताते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों ही घर वाले मिलकर सब्बी की रजामंदी से उन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देते हैं। ऐसे ही एक दिन वो अपने पति को खुश करने के लिए पूरे कमरे को सजा देती है। शाम को जब सुमित घर आता है तो वो डेकोरेशन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। क्या बात है जानू, आज तो दिल ही खुश कर दिया। हटो यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। पर क्यों डार्लिंग, इतना अच्छा रोमांटिक माहौल बनाकर अब तुम ऐसे बातें कर रही हो? हाँ तो क्या करूँ, पहले मेरा मन था पर अब नहीं है, दूर हटो मुझसे। अरे यार मान जाओ ना, इतने अच्छे पल खराब मत करो। अरे मैंने कह दिया ना कि मेरा मूड नहीं है रोमांस करने का, क्यों जबरदस्ती चिपक रहे हो? अरे भाड़ में गई तुम और तुम्हारा मूड। देख लेना, एक दिन इसके लिए तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी, समझी?
I'm sorry सुमित, मैं वो तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, वो बस मुझे गुस्सा आ गया था। I'm really sorry। सुमित बिना कुछ कहे गुस्से से तनतनाता हुआ तकिया उठाकर गेस्ट रूम में जाकर सो जाता है। तो वहीं मृदुला बार बार अपने मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम से परेशान हो जाती है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। इस सब के लिए वो मेडिटेशन और योगा का भी सहारा लेती है, पर सारी चीजें बेअसर साबित होती हैं। वहीं उसकी सास सुष्मिता सारी बातें नोटिस करती रहती है, पर वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन मृदुला रात के खाने में खिचड़ी बना लेती है। जब सब लोग खाना खाने टेबल पर बैठते हैं, नहीं, मेरा मन नहीं है, आप लोग खाइए, मैं पराठे बनाकर लाती हूँ। मृदुला आलू के पराठे बनाकर ले आती है। ओफो, अब मेरा ये भी खाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा करती हूँ, बाहर जाकर चाट खा लेती हूँ, खट्टी मीठी सी। अरे तेरा मन है या गिरगिट जो बार बार बदलता रहता है? इतनी मेहनत से बनाया है इसको, खा ले चुपचाप। नहीं मम्मी जी, अब मेरा ना चाट खाने का बड़ा मन हो रहा है, खट्टी खट्टी मीठी मीठी, वाह। अपनी बहू को खाने के लिए इस तरह नखरे करता देख सुष्मिता को लगता है कि शायद उसकी बहू माँ बनने वाली है। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी मृदुला चाट खाकर घर आती है और थोड़ी ही देर बाद उसे उल्टियाँ आना शुरू हो जाता है और सुष्मिता का शक यकीन में बदल जाता है, जिसके बाद वो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना शुरू कर देती है और किसी को भी बिना बताए घर में एक सरप्राइज पार्टी रख देती है, जिसमें गली मोहल्ले के लोग और उनके रिश्तेदार शामिल होते हैं। अरे बहन जी, आखिरकार बात क्या है? कुछ बताइए तो सही, इतनी शानदार पार्टी किस खुशी में रखी है आपने? अरे बहन जी, बात ही कुछ ऐसी है, बेटा और बहू को आने दो, अभी बताती हूँ आपको। तभी वहाँ मृदुला और सुमित आ जाते हैं और सुष्मिता हाथों में माइक लेके बड़ी ही खुशी से बोलती है, अरे ये पार्टी इस खुशी में रखी है कि मेरी प्यारी लाडो बहुरिया माँ बनने वाली है और मैं दादी। अरे वाह बहन जी, बधाई हो आपको। क्या ये कब हुआ? सुमित अपनी माँ को कोने में ले जाकर उनसे बोलता है, माँ ये सब आपको किसने कहा कि मृदुला माँ बनने वाली है? आपको कोई गलतफहमी हो गई है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बताओगे नहीं और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है कि तू मुझे दादी बना रही है। अरे माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था तुझे कि तू उस दिन उल्टियाँ कर रही थी और तेरा मन कुछ खट्टा खट्टा चटपटा खाने का मन कर रहा था और वो खाने के नखरे भूल गई क्या सब? अरे माँ जी, वो तो मुझे बेवक्त खाने की वजह से एसिडिटी हो गई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रही बात खाना बदल बदल कर खाने की, तो यह सब मृदुला के मूड स्विंग की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। अरे ये तो सिर्फ वो गर्भ अवस्था में होता है ना, और ये मूड स्विंग, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? माँ, इसमें इंसान का मूड बार बार चेंज होता रहता है। और मृदुला को देखा है आपने? वो कभी आपसे प्यार से बोलती है तो कभी गुस्से से। वो थोड़ी मूडी लड़की है माँ, बात को समझो और इन मेहमानों को समझाकर भेज दो यहाँ से। सुष्मिता दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और सबको अपनी बहू के प्रेग्नेंट ना होने की बात बताती है, जिसे सुनकर सभी लोग उसकी सास का मजाक बनाकर उस पर हंसने लगते हैं और वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सब कुछ होता देख मृदुला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब तो मजा आ गया होगा ना मेरे परिवार की बेइज्जती करवाकर। तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने मूड पर जरा कंट्रोल करना सीखो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, पर गलती इसमें सासू माँ की भी है। कम से कम उन्हें एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था, खामखा इतना स्यापा कर दिया। बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है, गलती मेरी भी है, मैंने बिना कुछ जाने ये सब कर दिया। इस तरह मृदुला को समझ आ जाता है कि उसके बदलते मूड की वजह से सभी लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वक्त बीतता जाता है और अब वो सबकी बातों और जज्बातों को समझना शुरू कर देती है।
साथ ही धीरे धीरे उसकी मूड स्विंग्स की आदत में सुधार आने लगता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये मूड स्विंग्स वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से मूड स्विंग्स होते हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।